जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का बुलेटिन का आगाज। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी के साथ ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। एक बार फिर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस चलती हुई नजर आई है, जहां 10 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और 6 जिलों के बदले गए हैं पुलिस अधीक्षक। तो कानपुर के डीसीपी बने हैं राजेश कुमार सिंह, श्याम नारायण मिश्रा बने हैं एटा के एसपी, गौरव बंसवाल वाराणसी के डीसीपी बनाए गए हैं, हरदोई के नए एसपी बनाए गए हैं अभिषेक, जालौन से गाजीपुर भेजे गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजा शामली एसपी बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तबादला एक्सप्रेस प्रदेश में एक बार फिर चली है और कई बड़े अधिकारियों के जो ट्रांसफर हैं वो यहां किए गए हैं। 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है और इसमें से 6 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए। राजेश कुमार सिंह अब कानपुर के डीसीपी बनाए गए हैं। दूसरी तरफ एटा के एसपी बने हैं श्याम नारायण मिश्रा। गौरव बंसवाल वाराणसी के डीसीपी बनाए गए और इसी क्रम में हरदोई के नए एसपी अभिषेक बनाए गए हैं। और सूची आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सरकार द्वारा इस बाबत आदेश जारी किए गए। इससे भी एक और बड़ी जानकारी चंदौली से आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। सरकारी अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। नशे की हालत में इलाज करने का गंभीर आरोप लगा है डॉक्टर पर। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मौके पर पुलिस पहुंची है, परिजनों को समझाया बुझाया है। लेकिन बड़ी खबर यह कि यहां पर डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगा है। तो आपको बता दें कि बेहद हैरान करने वाला ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर चंदौली में एक डॉक्टर पर नशे की हालत में इलाज करने के आरोप लगे और इसी के चलते मासूम की मौत हो गई। ये दरअसल परिजनों का कहना है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और ये बड़ी लापरवाही सरकारी अस्पताल की सामने आई है, जहां पर बच्चे की मौत के बाद परिजनों का भी एक तरह से जो आक्रोश है वो फूट पड़ा और गम का मातम किस तरह का पसरा है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में इलाज करने के आरोप डॉक्टर के ऊपर लगे हैं और इसी वजह से ये पूरा घटनाक्रम पेश आया है। ये बच्चा हमारे अस्पताल में जो डिलीवरी हुई थी 25 तारीख को भर्ती हुआ था पिछले महीने और सीजेरियन से डिलीवरी हुई थी। बच्चा उसमें बहुत क्रिटिकल था और वो सेप्टिसीमिया में था, हाइपरपारेक्सिया में था और डिलीवरी होने के तुरंत जो है 2 घंटे बाद फिर एसएनसीयू में आ गया था बच्चा। यहाँ पर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ, केयर हुआ और उसके बाद बच्चा ठीक होके 2 तारीख को फिर वो चला गया था, डिस्चार्ज हो गया था। पुनः यह 7 तारीख को बच्चा पायरेक्सिया और दूध न लेने की शिकायत से भर्ती किया गया था और यहाँ प्रॉपर इलाज चल रहा था और बच्चा ठीक हो रहा था। और आज सुबह जो है 8:15 पर माँ ने उसको दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद जो है उसको लिटाया। तो लिटाते ही जो है वो दूध जो है उसके सांस की नली में फंस गया, गले में एस्पिरेट कर गया। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत हुई। तत्काल डॉक्टरों ने उसको देखा, उसको जो भी ट्रीटमेंट था उन्होंने किया और लेकिन वो बच्चा विभाग को कंडीशन। घटना ये थी कि बच्चा एकदम जो भी था, हम लोग इसके पहले ही बच्चा एडमिट था 27 तारीख को, 8 दिन भर्ती था, फिर डिस्चार्ज हो गया। फिर उसके बाद 8 तारीख को फिर कंप्लेन करके कि बुखार है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है। उसके बाद जो है दोबारा लाए, फिर दोबारा हम लोग एडमिट किए और आज 5वां दिन था, ट्रीटमेंट चल ही रहा था। और ये 8:15 बजे की घटना है। माँ, बच्चा रो रहा था दूध पिलाने के लिए और माँ आई दूध पिलाने के लिए। जैसे दूध पिला के बच्चे को लेटा के गई है, 2 मिनट के अंदर जो कि स्टाफ भी मौजूद थे, डॉक्टर भी मौजूद थे, उनके सामने ही बच्चा जो है दूध उल्टी किया, एक्सपायरेट कर गया। फिर हम लोगों ने या जो डॉक्टर स्टाफ ने सब मिल के कोशिश किया बचाने की, लेकिन दूध ऑलरेडी उसके फेफड़े में जा चुका था बच्चे के। तो हम लोग के कोशिश के बाद भी जो है 20-25 मिनट हम लोग सभी लोग जो है मेहनत किए बचाने की, लेकिन बच्चा बच नहीं पाया। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां पुरानी पेंशन को लेकर चल रही लड़ाई अब अंतिम चरण में है। यह कहना है एनआरएमयू के मंडल मंत्री आरके पांडे का। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा से खास बातचीत में आरके पांडे ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 1 जनवरी 2004 से जो
कर्मचारी भर्ती हुए उनको न्यू पेंशन स्कीम दी गई। इनकी संख्या इस समय करीब 18 लाख के आसपास है और इनकी नई पेंशन को जो है पुरानी पेंशन तब्दील करने के लिए लगातार संघर्ष चल रहा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ये लगातार लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेंशन दिलाई जा सके। अब इसको लेकर के कल भी आंदोलन था और 15 तारीख को जो है फाइनेंस सेक्रेटरी ने बैठक बुलाई है। इसके लिए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री आर के पांडे मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूँ कैसे पेंशन की लड़ाई आगे बढ़ेगी। जी टीएन भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारतवर्ष में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में भारत सरकार ने डालने का काम किया। न्यू पेंशन स्कीम शेयर मार्केट आधारित है। इसके जो फंड मैनेजर्स हैं वह मार्केट में पैसा नियोजित करते हैं और उससे जो लाभ मिलता है उससे उन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनको पेंशन मिलेगी। ऐसा इन नियमों के अंतर्गत है। इसके पहले कि मैं आपको आगामी आंदोलनों के बारे में बताऊं, एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं। अभी 2 महीने पहले लखनऊ मंडल में ही हमारा एक एनपीएस का कर्मचारी रिटायर हुआ, जिसकी अंतिम वेतन 46,300 की दर थी और उसको अगर वो ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर होता तो उसका आधा यानी 23,150 रुपया उसकी मूल पेंशन बनती। उसके अगेंस्ट 2,360 रुपए उसको न्यू पेंशन स्कीम में प्रतिमाह पेंशन निर्धारित की गई, यानी लगभग 10 गुना कम। अब सरकार शुरू से ही बहुत लोक लुभावन प्रचार करती रही कि एनपीएस में रिटर्न अच्छा मिलेगा, लोग माला माल हो जाएंगे, लोग ओपीएस को याद नहीं करेंगे। जब ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कामरेज शिव गोपाल मिश्रा, जो जेसीएम स्टाफ साइट के भी सचिव हैं, वह इस बात को अभिलेखीय तथ्यों के साथ वित्त सचिव और उनकी समिति के सामने पेश करते हैं तो फिर समिति के सामने कोई उचित उत्तर नहीं होता है। हमें खुशी है यह बात बताते हुए कि पीछे 2023 में ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन के बैनर तले एआईआरएफ, एनएफआईआर, तमाम हमारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के फेडरेशंस, शिक्षकों के वर्ग उसमें शामिल हुए और हम लोगों ने पूरे वर्ष कार्यालय से लेकर के प्रदेश की राजधानी में, राष्ट्रीय राजधानी में धरने प्रदर्शन किए। 21-22 नवंबर को ओपीएस की बहाली को लेकर के हम लोगों ने लोगों की रायशुमारी ली। पूरे अखिल भारतीय स्तर पर 95% से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने, अगर ओपीएस की बहाली नहीं होती है, एनपीएस स्क्रैप नहीं होती है, तो हड़ताल पर जाने का अपना मतदान किया। उसके समर्थन में 95% से ज्यादा लोगों ने अपना मत दिया। 1 मई 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय जेएफपीआरओएस ने लेने का काम किया। मिश्रा जी ने भारत सरकार को इसकी सूचना भी दी। भारत सरकार ने कैबिनेट सचिव के माध्यम से जेसीएम स्टाफ साइट को लिखित पढ़त में न्योता दे करके आमंत्रित किया बैठक के लिए और वहां उन्होंने सिद्धांततः इस बात को स्वीकार किया कि एनपीएस की समीक्षा की आवश्यकता है, जो एआईआरएफ और जेएफपीआरओएस की सफलता की पहली सोपान कहा जा सकता है। एक सवाल पांडे जी में ये है ना, अब जैसे परसों मीटिंग होने वाली है तो इससे क्या उम्मीद है कि सरकार क्या लगातार टाल मटोल कर रही, इस बार भी ऐसे कुछ होगा? टीएन भाई, मुझे नहीं लगता है कि अब सरकार ज्यादा दिन टाल मटोल कर पाएगी, क्योंकि जो जेएफपीआरओएस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है सीधे अब ट्रेड यूनियन कार्रवाई के लिए।
अब उनको दोबारा गुप्त मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हड़ताल पर जाने के लिए। सरकार यह बात जानती है और जो पीछे पार्लियामेंट के चुनाव हुए उसमें भी सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा सामने परिलक्षित है। तो मुझे नहीं लगता है कि 15 तारीख की बैठक में टाल मटोल की नीति होगी, बल्कि कुछ प्रस्ताव वित्त सचिव भारत सरकार जेसीएम स्टाफ साइट के सामने रखने का काम करेंगे, जिससे कि गारंटीड पेंशन सरकारी कर्मचारियों को सभी मिल सके, ये हम उम्मीद करते हैं। देखिए, लगातार कर्मचारी कहते हैं जब सांसद और जो है एमएलए अपनी पेंशन पुरानी लेते हैं तो हमें नई पेंशन क्यों, अगर इतनी अच्छी पेंशन थी तो इन्होंने खुद क्यों नहीं लिया। तो इस पर क्या मानना आपका? ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर से न्यू पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है तो फिर माननीय सांसदों को, माननीय विधायकों को भी दूसरे और लोग जो 1 जनवरी 2004 के बाद भले नियुक्त हुए लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में रखे गए हैं, उनको भी स्वेच्छा से इसको क्विट कर देना चाहिए और उनको भी एनपीएस ऑप्ट कर लेना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इसमें एनपीएस में बहुत कमियां हैं और उसको हम लोगों ने अभिलेखीय आधार पर प्रमाणित भी करने का काम किया है। एक माने सवाल में रह अभी कंपनसेट ग्राउंड की भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, आपके साल भर्ती में रोका, इसके लिए यूनियन क्या कर रही है? यूनियन ने अल्टीमेटम दे दिया है टीएन भाई। 22 जुलाई को हम लोग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर भारी संख्या में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अभी पीछे माननीय महाप्रबंधक जी लखनऊ के दौरे पर आए थे 18 मई को, हमने उनको ज्ञापन दिया। हमारे ज्ञापन पर चर्चा करते हुए उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक महोदय को यह स्पष्ट निर्देश दिया कि अगर यूनियन तैयार है और आपने प्रमोटी कोटे के पदों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आरआरबी से आए हुए उम्मीदवारों से इंक्रोच कर लिया है, तो फिर जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं सीजी अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। ये माननीय महाप्रबंधक जी ने वहां पर मौखिक निर्देश सारे अधिकारियों के सामने दिया। उसके बावजूद उत्तर रेलवे का मंडल रेल प्रशासन अपनी हठधर्मिता के नाते इसमें हीला हवाली कर रहा है। हम 22 जुलाई को एक प्रचंड प्रदर्शन करने वाले हैं और उसमें इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाले हैं। थैंक यू। तो ऐसे आर के पांडे, इनका सीधे से कहना है कि इस बार जो बैठक हो रही है 15 तारीख को, तो पेंशन के मामले में कोई समझौता नहीं होगा और पेंशन दिला के ही रहेंगी और यूनियनों को पूरी मांग है कि इसी तरह पेंशन दी जाए और कर्मचारी 95% ज़्यादा चाहता है उसे जो पुरानी पेंशन मिले। दूसरी तरफ उनका कंपनसेशन ग्राउंड की भर्तियाँ हैं, इसके लिए भी जीएम से बात हो चुकी है और अगर प्रशासन नहीं माना तो 22 जुलाई को फिर जो है यूनियन आंदोलन करेगी और उसके बाद जिसकी प्रशासन की सारी जिम्मेदारी हो गई। कैमरा पर्सन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। एडीजी ट्रैफिक के सत्यनारायण आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी किया और इस दौरान एडीजी ट्रैफिक ने कांवड़ियों के बीच फल और जूस का वितरण भी किया। तो साथ ही कांवड़ियों से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी भी ली है। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल ने एडीजी ट्रैफिक के सत्यनारायण से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। एडीजी ट्रैफिक मौजूद है और मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। मेरठ में भी एक बैठक पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से व्यवस्था करने के लिए की है। के सत्यनारायण सर मेरे साथ मौजूद है। चर्चा करते हैं कि कांवड़ रूट में किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। सर पहले तो अब किस तरह की व्यवस्था कांवड़ रूट कर रही है? जी, कांवड़ मार्ग का जो है मैंने पूरा भ्रमण करके देख रहा हूँ और हम अधिकारियों के साथ हम मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तो ये कांवड़ मार्ग पर एक तो रोड का जो खर्च वो डिवाइड का खर्च वो खर्च को हम बंद करेंगे और साथ में जो है वो कहाँ कांवड़ शिविर लगेंगे तो ये कांवड़ शिविरों का पास पार्किंग का वाहनों का पार्किंग व्यवस्था किया जाएगा और जो पैदल यात्री जो कांवड़ यात्री होंगे उनका रोड का क्रॉस करने का जो 4 पॉइंट हम लोग मुजफ्फरनगर में चिन्हित किया, ये चारों पॉइंटों पर जो है आने वाला जो वाहनों को रोक के फिर इनको भेजने का एक व्यवस्था वो शुरू किया जाएगा और बाकी जो है जो रूट डाइवर्सन का जो प्लान है वो प्लान भी आपको 22 तारीख से लागू होगा। सर अभी भी सुबह ही एक दुर्घटना हुई है कांवड़ के साथ। हापुड़ से चलकर आ रहे थे, हरिद्वार जाना था, कई लोग घायल हैं, ट्रक ने टक्कर मारी है सर, तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? नहीं, इसमें इस प्रकार की जो घटनाएं हैं घटनाओं का हम लोग रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो खासकर जो है ये भारी वाहन का
बड़ी समस्या रहती है। और हमने अभी मेरठ में भी मीटिंग किया था, कल आगरा और मथुरा में भी मीटिंग किया। ये सब जगह पर हम यही बता रहे थे, भारी वाहन सड़क के बाएं तरफ चले और जो धीमे गति से चले जहाँ कस्बा आ रहा है। कस्बा का समय में जो है कोई स्पीड को कंट्रोल करे और इन वाहनों को जरूर हम लोग चेक करेंगे और वाहन चालकों को हिदायत देंगे। हर एक सवाल और बड़ी डाक कावड़ जब मुजफ्फरनगर की बड़ी अवस्था है, 13 साल की अवस्था है, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया था। तो की दफ़ा बड़ी जो डीजे कावड़ होती है उनके लिए अब शेष क्या है? अभी जो हम एसपी सिटी और एसपी ऑफिसर से बात कर रहे थे, जो बड़े जो डीजे के ऊपर जो डीजे के साथ जो चलने वाला कावड़ होंगे, उन सभी डीजे का जो ऑर्गेनाइजर है उन लोगों से बात कर रहे हैं और उनका एक तो ऊपर हाइट कम करने का एक बात ये हो रहा है और दूसरा जो है इनका मार्ग, अलग मार्ग जो सिटी के माध्यम से ना जाके, सिटी के बीच में से ना जाके, क्योंकि जो बिजली का तार है वो नीचे तक है और उस मार्ग में जाना खतरा है, तो इसलिए उनका अलग बाईपास रोड के जरिए जाने का उनसे बातचीत कर रहे हैं। ड्रोन से भी बिल्कुल ड्रोन से पूरा निगाह हो रही है, ड्रोन से हमारी हो रहा है और मार्ग में जो है कई जगह पर सीसी कैमरा भी लग रहा है। और अभी हम मेरठ में जो आंदोलन किया था, लगभग 1000 सीसी कैमरा वहाँ लगी है पूरा मार्ग में, यहाँ मुजफ्फरनगर तक जाने का मार्ग में जो लगी है। तो ये जो सीसी कैमरे के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से भी कंट्रोल रूम का जो कनेक्ट करके कंट्रोल रूम से जो है इसका एडीजी लखनऊ ट्रैफिक मौजूद थे। कावड़ यात्रा का निरीक्षण करने के लिए मुजफ्फरनगर पूरी चर्चा में आगे भी लगातार चर्चा कावड़ यात्रा को लेकर रही है। क्या निर्देश दिए हैं और क्या यहाँ पर? और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है, जहां सपा नेता लाखन सिंह का बयान सामने आया। कानपुर देहात से बड़ी जानकारी, मुकदमा दर्ज होने के बाद बयान लाखन सिंह का। वायरल वीडियो को सपा नेता ने गलत बताया और कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। युवक की पिटाई करते वीडियो सामने आया था, जिसके बाद सपा नेता का यहां पर सफाई सामने आया है। पिटाई करते वक्त ये वीडियो वायरल हुआ था, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सपा नेता का यहां पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। वायरल वीडियो को सपा नेता ने गलत बताया है, कहा है कि मुझे बदनाम करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। मैं लाखन सिंह पूर्व विधायकपुर, मेरा एक वीडियो जो गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे गांव के सिराज, रियाज, फराज और शोएब, हैदर, ये लोग एक गाय को काटने के लिए लिए जा रहे थे। मुझे कुछ लोगों से पता चला तो मैं गया, मैंने उनको मना किया तो वो मेरे ऊपर हावी हो गए। जो गाय को काटने के गए थे, वो हथियार थे, वो लेकर के मेरे ऊपर हावी हो गए। तो मेरे एक मित्र आए थे हमसे मिलने, तो मैंने उनकी गन लेकर के मैंने अपनी सुरक्षा की। मैंने किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई और मेरे खिलाफ जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सरासर गलत है। मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मुझे बदनाम किया जा रहा है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।